हाय फ्रेंड्स, मैं ललित जांगिड़ आरबीएससी क्लास वीडियोस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पिछली दो क्लासों में हमने पढ़ा संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शन और एक्सरसाइज 1.1 को हमने सोल्व किया। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की ओर, जो है प्रतिलोम फलन इनवर्स फंक्शन। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं प्रतिलोम फलन इनवर्स फंक्शन। ठीक है जी। तो देखो, प्रतिलोम फलन में आपका फर्स्ट टॉपिक है एक अवयव का प्रतिलोम, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। तो देखो, किसी अवयव का प्रतिलोम कैसे ज्ञात किया जाता है और उसको लिखते कैसे हैं। तो देखिएगा, माना कि हमारे पास कोई फलन f है, वो a से b में परिभाषित है। ठीक है जी। a प्रांत हो गया और b सह प्रांत। हमने माना समुच्चय a में, यानी प्रांत में कोई अवयव है स्मॉल a और सह प्रांत b में कोई अवयव है स्मॉल b। और वो इस प्रकार है कि फलन में जब a रखा जाए, तो फलन की वैल्यू b प्राप्त होती है। ठीक है ना भाई, ध्यान रखिएगा। यदि कोई फलन y बराबर fx है और इसमें x की वैल्यू आपने प्रांत में से रखी a रखी, तो यदि आपको ये वैल्यू fa प्राप्त हुई तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्रतिबिंब। ठीक है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लासों में कि यदि किसी फलन में जब x की वैल्यू रखी जाती है तो प्रतिबिंब आता है। क्या आता है साहब, प्रतिबिंब। तो देखिएगा, इसका मतलब हो गया जब x बराबर a रखा हमने फलन के अंदर, तो हमको वैल्यू क्या प्राप्त हुई, b प्राप्त हुई। ठीक है जी। तो देखिए, इसको हम इस प्रकार समझते हैं कि ये हमारा फलन f है, ये प्रांत और ये सह प्रांत, a का संबंध b से है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि किसी अवयव का प्रतिलोम क्या होता है। तो देखो, जब a का संबंध b से है तो मेरे भाई a का प्रतिबिंब क्या हो गया, b हो गया। a का प्रतिबिंब क्या हो गया भाई, b हो गया। ठीक है ना भाई, a का प्रतिबिंब b हो गया। और b का पूर्व प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, b का पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, इधर देखिएगा, a का प्रतिबिंब तो b है, तो b का पूर्व प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है ना भाई। अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो हमारा पूर्व प्रतिबिंब है ना भाई, यही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिलोम अवयव। क्या कहलाएगा भाई, प्रतिलोम अवयव। तो हम लिख सकते हैं b का प्रतिलोम अवयव। b का प्रतिलोम अवयव क्या हो जाएगा भाई, a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो याद रखिएगा, पूर्व प्रतिबिंब कह दे या प्रतिलोम अवयव कह दे, बात एक ही है। ठीक है ना भाई, क्या याद रखना है कि पूर्व प्रतिबिंब कह दे या प्रतिलोम अवयव कह दे, बात एक ही है। ठीक है जी। तो पता लग गया होगा प्रतिलोम अवयव क्या होता है। प्रतिलोम अवयव होता है पूर्व प्रतिबिंब। किसी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब ही उस अवयव का प्रतिलोम अवयव कहलाता है। ठीक है ना। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, देखिए, f इक्वल टू b है। इसका मतलब है फलन में a रखने पर, ठीक है ना, f यदि f है तो f हमको क्या देगा भाई, प्रतिबिंब देगा। कि फलन में जब हमने x की वैल्यू a रखी तो हमको प्रतिबिंब क्या मिला, b मिला। और यदि f को इधर लेके जाए तो ये हमारा हो जाएगा f इनवर्स b इक्वल टू a। ठीक है ना, f को इधर लेके जाए तो f इनवर्स b इक्वल टू a हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा, जब इनवर्स लग जाए, यानी माइनस एक घात लग जाएगी, तो इसका मतलब हो गया कि b का पूर्व प्रतिबिंब। ध्यान दीजिएगा, प्लस एक घात है तो a का प्रतिबिंब हो गया, और b पे और माइनस एक घात है तो b का पूर्व प्रतिबिंब, या फिर हम क्या बोलेंगे, b का प्रतिलोम अवयव। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसका मतलब तो क्या होता है, a का प्रतिबिंब। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है b का पूर्व प्रतिबिंब, या फिर पूर्व प्रतिबिंब ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिलोम अवयव। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे b का प्रतिलोम अवयव को प्रदर्शित करने का तरीका क्या है, f इनवर्स b, और प्रतिलोम अवयव हमारा क्या है, a है। ठीक है ना। इसी प्रकार यदि कोई फलन हमारे पास है y बराबर fx, यदि कोई फलन हमारे पास है y बराबर fx, ठीक है जी, तो देखो जी, आपको y का प्रतिलोम अवयव निकालना, तो हम क्या करेंगे, f को इधर लेके आएंगे, कितना हो जाएगा, f इनवर्स y इक्वल टू x। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो है x रखने पर क्या मिलेगा भाई, प्रतिबिंब मिलेगा, और y की वैल्यू रखने पर क्या मिलेगा, प्रतिलोम अवयव या फिर पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है ना भाई, कंफर्म होनी चाहिए बात कि यदि f लिखा हुआ है तो उस फलन x बराबर उस वैल्यू पे फलन का प्रतिबिंब आएगा। यदि इनवर्स लिखा हुआ है तो उस y की उस वैल्यू पर क्या आएगा, फलन का पूर्व प्रतिबिंब या फिर प्रतिलोम अवयव। ठीक है जी भाई। अब देखते हैं कि जो हमने प्रतिलोम अवयव ज्ञात किया कि उसकी संख्या कितनी होगी। ठीक है जी। तो देखो, प्रतिलोम अवयव की संख्या डिपेंड करती है कि फलन एक एक ही है या बहु एक एक ही। तो देखो कैसे डिपेंड करेगी, यदि कोई फलन हम ले एक एक ही, ठीक है जी, यदि कोई हम फलन ले एक एक ही, तो उस कंडीशन में एक एक ही फलन क्या होता है भाई, शॉर्ट में याद रखने का तरीका बताया था, दोनों तरफ एक का संबंध एक से ही होगा। ठीक है ना भाई, या फिर आप ऐसे, मैंने बोला था कि
प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव के लिए सहप्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब विद्यमान होंगे। x1 x2 x3, ठीक है, y1 y2 y3। तो फ्रेंड्स ये फलन हमारा है एक ही, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो आप लिखोगे f इनवर्स y1, यानी y1 अवयव का पूर्व प्रतिबिंब या प्रतिलोम अवयव कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ठीक है जी। और यदि y2 लिखोगे तो y2 का प्रतिलोम, इसका मतलब y2 का प्रतिलोम अवयव कितना है, या फिर हम वह पूर्व प्रतिबिंब x1 है। y3 का पूर्व प्रतिबिंब या फिर प्रतिलोम अवयव ये कितना हो जाएगा, x3 हो जाएगा, ठीक है जी। तो देखिएगा फलन हमारा एक ही था, क्यों था एक ही, एक दोनों तरफ एक का संबंध एक सही है, या फिर प्रांत के दो भिन्न भिन्न अवयव के लिए सहप्रांत में दो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब विद्यमान है, ठीक है जी। तो हमने देखा जब फलन एक ही है, जब फलन एक ही है तो प्रतिलोम अवयव की संख्या हमेशा कितनी रहेगी, एक, ठीक है ना भाई, एक आ रहा है तीनों में। अब यदि फलन हमारा है बहु एक ही, ठीक है जी, बहु एक ही, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिएगा बहु एक ही, बहु एक ही में क्या होता है, प्रांत के दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अवयवों का संबंध सहप्रांत में एक ही अवयव से होता है। तो देखिएगा, तो जब मैं y1 का, तो ये फलन कैसा बन गया, बहु एक ही बन गया। क्यों बन गया बहु एक ही, क्योंकि प्रांत के दो अवयव का संबंध सहप्रांत के एक अवयव से यानी बहुतों का एक से हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिएगा कि यदि जब मैं y1 का प्रतिलोम अवयव लिखूंगा तो y1 का प्रतिलोम या फिर पूर्व प्रतिबिंब कितना है, यहाँ पे x1 है। और यदि मैं y2 का लिखना चाहूँ तो देखिएगा यहाँ पे y2 का पूर्व प्रतिबिंब x2 भी है और y2 का पूर्व प्रतिबिंब या फिर हम कहें प्रतिलोम अवयव x3 भी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जब फलन बहु एक ही होगा, जब फलन बहु एक ही होगा तो देखो जी, किसी अवयव का प्रतिलोम अवयव, किसी अवयव का प्रतिलोम अवयव दो हो सकते हैं, ठीक है ना, x2 और x3 हमने देखा, ठीक है ना भाई। तो फ्रेंड्स RBSc बोर्ड एग्जाम 2018 में प्रतिलोम अवयव से संबंधित एक क्वेश्चन आया था कि प्रतिलोम अवयव आपसे पूछा था कि यदि फलन f r से r में है और fx बराबर x² माइनस 5x प्लस 7 हो तो f इनवर्स 1 का मान ज्ञात कीजिए, यानी एक का प्रतिलोम अवयव ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, एक का प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है यदि f की वैल्यू इतनी और f r से r में है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, कि फलन आपको दिया है r से r में और fx कितना है, x² माइनस 5x प्लस 7 है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको पता है कि y का प्रतिलोम कितना होता है, x होता है, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको स्टार्टिंग यहीं से करनी है कि f इनवर्स y बराबर x, ठीक है ना। याद रखिएगा हमेशा इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है सब ऐसे ही होंगे कि y का प्रतिलोम अवयव x है, तो हमने भी माना एक का प्रतिलोम अवयव x है, ठीक है। एक को f को इधर लेके जाए तो कितना हो जाएगा, f इनवर्स इधर गया तो fx और बराबर में कितना आ जाएगा, 1। f इनवर्स इधर गया fx बराबर में 1। fx की वैल्यू कितनी दे रखी है, x² माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू fx की वैल्यू यहाँ रखी बराबर में कितना, 1। तो फ्रेंड्स देखिएगा एक इधर है माइनस का, 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो अपने पास बन गई है द्विघात समीकरण बन गई है, ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण को सोल्व कैसे करते हैं, सही दराचार्य से या फिर गुणनखंड करके। तो गुणनखंड करते हैं यहाँ पे हम x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। 3 दूनी 6 हो जाएगा और जोड़ने पर माइनस 5x आएगा। x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 हो गया, माइनस 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 हो गया। तो ये टुकड़े हो गए हमारे पास, गुणनखंड आ जाएंगे x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 और 3। ध्यान रखिएगा x की वैल्यू आपको हमेशा समुच्चय में लिखनी है। तो फ्रेंड्स देखिएगा हमने x की वैल्यू निकाली और x किसके बराबर है, x बराबर है f इनवर्स 1 के। तो हमारा x f इनवर्स 1 के बराबर है, तो f इनवर्स 1 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,3, ठीक है ना भाई। इनको आपको जो भी आपके आंसर आए उनको समुच्चय में लिखने हैं। क्यों लिखने हैं, क्योंकि देखिए आपने निकाला एक का प्रतिलोम और प्रतिलोम अवयव यानी पूर्व प्रतिबिंब, ठीक है ना। प्रतिलोम अवयव पूर्व प्रतिबिंब कहाँ होता है, प्रांत में होता है, ठीक है ना भाई। तो फ्रेंड्स अब आते हैं प्रतिलोम फलन इनवर्स फंक्शन की ओर। तो देखो इससे पहले हमने पढ़ा था प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव में क्या हो रहा था कि किसी अवयव का हमने प्रतिलोम ज्ञात किया था। अब हम क्या करेंगे, किसी प्रतिलोम फलन में किसी फलन का प्रतिलोम ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। उसमें तो हमने अवयव का प्रतिलोम निकाला था और इसमें हम फलन का प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। तो देखो होता क्या है प्रतिलोम फलन, या फिर कैसे ज्ञात करना है। तो देखिए माना कोई फलन f a से b में एक ही आच्छादक फलन है, यानी फलन का एक ही आच्छादक होना जरूरी है, ठीक है ना भाई। एक ही आच्छादक होना जरूरी क्यों, अभी आगे हम बात करने वाले हैं।
तो यदि कोई फलन ए से बी में एक एक ही आच्छादक है तो इसका प्रतिलोम कि भाई एफ का जो प्रतिलोम बनेगा कैसे क्या बनेगा, एफ इनवर्स बनेगा। क्या बनेगा भाई, एफ इनवर्स बनेगा। और एफ यदि ए से बी में जा रहा था तो एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ जाएगा, बी से ए की ओर जाएगा। ठीक है ना भाई, एफ का तो प्रतिलोम एफ इनवर्स, और ए से बी जा रहा था तो एफ इनवर्स कहाँ जाएगा, बी से ए की ओर जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए बी से ए की ओर जाएगा और क्या होगा, और ये होगा कि बी के प्रत्येक अवयव का संबंध ए में अद्वितीय अवयव से होगा। देखो ये जो कंडीशन हमने बोली कि बी के प्रत्येक अवयव का संबंध ए में अद्वितीय अवयव से होगा, ये जरूरी होती है फलन के लिए। ठीक है ना, ये फलन की कंडीशन है कि बी के प्रत्येक अवयव का संबंध प्रांत सह प्रांत में एक ही अवयव से होना चाहिए। ठीक है, तो देखो एफ का आपने प्रतिलोम निकाला और बी से ए में परिभाषित किया, और किस प्रकार परिभाषित किया कि बी के प्रत्येक अवयव का संबंध हो अद्वितीय अवयव से हो ए में। तो ये क्या बन गया, प्रतिलोम फलन बन गया। क्या बन गया भाई, प्रतिलोम फलन। ठीक है, तो बात करते हैं कि किसी फलन का प्रतिलोम कैसे याद करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमने माना कि हमारे पास कोई फलन एफ ए से बी में परिभाषित है और फलन हमारा है एक एक ही आच्छादक। फलन हमारा है एक एक ही आच्छादक, ये प्रांत और ये सहप्रांत। ठीक है, तो एक ही आच्छादक फलन को लेते हैं हम। A1 का संबंध B1 से, A2 का B2 से और A3 का B3 से। फलन एक ही आच्छादक, एक ही आच्छादक क्यों है, क्योंकि दोनों तरफ एक का संबंध एक से है, और आच्छादक क्यों है, सहप्रांत में कोई अवयव खाली नहीं है। ठीक है ना। अब इसका जब हम एफ इनवर्स ज्ञात करेंगे तो एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ जाएगा भाई, बी से ए की ओर जाएगा। ठीक है, और एफ इनवर्स में जो संबंध आएगा किस प्रकार आएगा देखिएगा, इस एफ इनवर्स फलन का प्रांत तो कितना है बी और सहप्रांत कितना है ए। अब देखिए बी के अवयव क्या थे, B1 B2 और B3। अब ए के अवयव थे A1 A2 और A3। अब देखिए इस एफ इनवर्स में प्रांत के अवयवों का सहप्रांत के अवयवों से संबंध किस प्रकार होगा। तो देखिए था पहले A1 का संबंध B1 से था, तो अब आपको लिखना है, यानी A1 का प्रतिबिंब B1 था, तो अब आपको लिखना है B1 का पूर्व प्रतिबिंब क्या था, यानी B1 के पूर्व प्रतिबिंब से आपको संबंध करना है। या फिर मैं कहूँ पूर्व प्रतिबिंब ही प्रतिलोम अवयव होता है, तो B1 का संबंध होगा इसके प्रतिलोम अवयव से यानी A1 से। B2 का संबंध किससे होगा, प्रतिलोम अवयव से यानी A2 से, और B3 का A3 से। तो देखिए ये भी हमारा एक एक ही आच्छादक फलन प्राप्त हुआ। तो देखो एक कंडीशन और हमने सीखी कि यदि कोई फलन एक एक ही आच्छादक है तो उसका इन्वर्स भी क्या आएगा, एक एक ही आच्छादक आएगा। ये गुणधर्म है, ये प्रॉपर्टी है आपके इन्वर्स फलन की, प्रतिलोम फलन की। ठीक है जी, और इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए तो भाई एफ ए से भी जा रहा था तो एफ इनवर्स बी से ही गया हमारा। ठीक है ना, और आप प्रांतों से प्रांत की पोजीशन चेंज हो चुकी है, और आपके अवयवों का संबंध किस प्रकार बैठेगा, प्रतिलोम अवयव से। किससे बैठेगा, प्रतिलोम अवयव से बैठेगा। अब आगे देखिए कि यदि आपको समुच्चय रूप में लिखना है, समुच्चय रूप, तो देखिए समुच्चय रूप में लिखते हैं एफ इनवर्स को तो देखिए फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखिए किसी फलन में ए का संबंध बी से था, किसी फलन में ए का संबंध बी से था, तो एफ इनवर्स में बी का संबंध किससे आएगा, ए से। देखा ना आपने, ए का संबंध बी से था तो एफ इनवर्स में बी का संबंध किससे हो जाएगा, ए से। ये क्रमित युग्म के रूप में आपको अवयवों के संबंध दिए हैं कि किसी फलन में यदि एफ का संबंध, किसी फलन एफ में ए का संबंध बी से होगा तो एफ इनवर्स में बी का संबंध किससे होगा, ए से होगा। ठीक है जी, ये हमारे समुच्चय रूप में हमने प्रतिलोम फलन को प्रदर्शित किया। अब बात करते हैं कि हमारा जो प्रतिलोम फलन है वो एक एक ही आच्छादक क्यों होना चाहिए। ठीक है ना भाई, वो एक एक ही आच्छादक क्यों होना चाहिए। फलन का संबंध y2 से, x2 का y1 से और x3 का y3 से है। ठीक है जी, और बहुएकी फलन हमने लिया, इसमें हमने माना x1 का तो y1 से हो गया, x2 का y2 से हो गया और x3 का भी किससे हो गया, y3 से, सॉरी y2 से हो गया, y3 हमारा खाली रह गया। ठीक है ना, तो देखिए ये फलन एक एक ही है क्योंकि दोनों तरफ एक का एक से है। ये फलन बहुएकी है, ये फलन कैसा है भाई, बहुएकी है। ठीक है, तो देखो आप इसको लो चाहे मतलब फलन तो बहुएकी रहेगा। तो देखो अभी इसको हम लेते हैं कि ये अभी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये फलन एक एक हो गया और ये फलन कैसा हो गया, बहुएकी। ठीक है, तो देखो अब होगा क्या, जब आप एफ इनवर्स याद करोगे
तो देखो फ्रेंड, जब हम इसका एफ इनवर्स याद करेंगे तो यहाँ तो बी आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा। यहाँ कितना हो गया y1 y2 और y3, x1 x2 और x3। तो y1 का प्रतिलोम क्या था, x2 था, y2 का x1 था और y3 का x3 था। लेकिन जब हम इसका इन्वर्स याद करेंगे तो देखिएगा y1 y2 x1 x2 और x3। तो फ्रेंड्स देखिएगा y1 का प्रतिलोम क्या है, x1 है, y2 का x2 भी और x3 भी है, ठीक है ना भाई। अब देखिए एक ही फलन को जब हमने इन्वर्स बनाया तो ये तो फलन बन गया। क्यों बन गया फलन? फलन की परिभाषा होती है कि प्रत्येक अवयव का संबंध और सहप्रांत में केवल एक ही अवयव से हो, ठीक है ना भैया। लेकिन जब बहुएकी फलन का आप इन्वर्स याद करोगे तो देखो बहुएकी फलन में होगा क्या कि देखो y2 का संबंध दो अवयव से हो गया, यानी इस एफ इन्वर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये फलन की परिभाषा को सेटिस्फाई नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि फलन की परिभाषा होती है कि प्रांत के अवयव का और प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, यानी केवल एक। लेकिन यहाँ पे y2 के दो प्रतिबिंब आ गए, x2 और x3 आ गए, नहीं आ गए। तो इस कंडीशन में बहुएकी से हमारा फलन नहीं बनेगा एफ इनवर्स। किससे बनेगा? एकेकी से बनेगा, ठीक है ना भाई। तो फलन कैसा होना चाहिए? एकेकी। अब बात करते हैं फलन आच्छादक क्यों होना चाहिए, ठीक है। तो फलन आच्छादक क्यों होना चाहिए? तो आच्छादक फलन, एक तरफ आच्छादक फलन लेते हैं और एक तरफ लेते हैं अंतरक्षेपी। तो देखिए आच्छादक फलन में हमको पता है क्या होता है। आच्छादक फलन में तो बस यही फलन हो गया ना, अगर ये फलन मैंने ले लिया कि ये फलन कैसा है, आच्छादक है। तो देखो जब आप इसका एक बार ये अंतरछेपी भी साथ में ही लेके चलते हैं। तो अंतरछेपी दोनों की तुलना करेंगे बाद में। माने एक अंतरछेपी फलन है। अंतरछेपी फलन में क्या होता है पता है हमको? क्या होता है भाई अंतरछेपी में? ठीक है, दो अवयव लेते हैं, ठीक है। माना a1 का संबंध तो b1 से हो गया और a2 का b2 से हो गया। तो देखो ये फलन आच्छादक है। क्यों? क्योंकि आच्छादक फलन में क्या होता है, सहप्रांत का कोई भी अवयव खाली नहीं रहता, सबका संबंध होता है, ठीक है। अंतरछेपी में एक या एक से ज़्यादा अवयव खाली रह जाएंगे, ठीक है ना भाई। देखो b3 का संबंध किसी से नहीं है। तो जब आप इसका एफ इनवर्स याद करेंगे तो फ्रेंड्स देखिएगा b आ गया, a आ जाएगा, ठीक है ना। प्रांत सहप्रांत चेंज हो गए, b1 b2 और b3, a1 a2 और a3। b1 का प्रतिलोम a1, b2 का a2, b3 का a3। तो देखो इस कंडीशन में ये तो फलन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि प्रत्येक अवयव का संबंध है और एक ही अवयव से है, ठीक है ना भाई। लेकिन जब इसका हम बनाएंगे, जब इसका एफ इनवर्स बनेगा तो क्या होगा, b1 b2 और b3, इधर a1 और a2। तो देखो b1 का प्रतिलोम तो a1 हो गया और b2 का a2 हो गया। तो फ्रेंड्स ये फलन की कंडीशन को सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि फलन क्या कहता है, प्रांत के प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए भाई सहप्रांत में एक अवयव से। लेकिन यहाँ क्या हो गया, b3 का तो संबंध है ही नहीं। तो देखो जब प्रांत का अवयव का ही संबंध नहीं है तो फलन की परिभाषा को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब फलन क्या होगा, आच्छादक होना चाहिए। किस लिए? एफ इनवर्स ज्ञात करने के लिए। तो भाई हमने देखा कि फलन एक ही होना चाहिए और फलन आच्छादक ही होना चाहिए। तो फलन कंबाइंड रूप से एक ही आच्छादक होना चाहिए, ठीक है जी। तो अब देखिए आगे, कि यदि कोई फलन एफ ए से बी में परिभाषित है, ठीक है ना भाई, और आपने बनाया एफ इनवर्स कि भाई एफ का एफ इनवर्स आप फलन एफ ए से बी में एक ही आच्छादक है। कोई फलन एफ है और वो फलन कैसा है, एक ही आच्छादक है। तो भाई एफ इनवर्स क्या आएगा, बी से एक ही और आएगा और एफ इनवर्स भी क्या होगा, एक ही आच्छादक होगा, ठीक है ना। ये अभी हमने बताया था आपको कि एफ एक ही आच्छादक है। तो देखो हमारा एफ इनवर्स भी क्या आ रहा है, एक ही आच्छादक ही आ रहा है। तो देखो अब हम बात करते हैं एफ इनवर्स के प्रांत की, कि भाई एफ इनवर्स का प्रांत क्या होगा। तो देखो एफ इनवर्स का प्रांत, एफ का जो सहप्रांत है, एफ का जो सहप्रांत है वो एफ इनवर्स का क्या है भाई, प्रांत है। तो हमें लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स का प्रांत जो होगा वो एफ का सहप्रांत होगा। इसी प्रकार यदि आपको एफ इनवर्स का सहप्रांत लिखना है तो एफ इनवर्स का सहप्रांत क्या होगा, एफ इनवर्स का सहप्रांत ए है और ए क्या है, एफ का प्रांत है। तो हम कह सकते हैं एफ इनवर्स का सहप्रांत एफ का
प्रांत के बराबर होगा। अब बात करें यदि एफ इनवर्स के परिसर की, तो फ्रेंड्स प्रतिलोम फलन का परिसर, तो देखिए एफ इनवर्स बी से में जा रहा है, ठीक है ना, और हमको पता है कि एफ इनवर्स भी कैसा फलन है, एक एक की आच्छादक है। और कोई फलन यदि एक एक की आच्छादक है तो मैंने आपको पढ़ाया था कि एक एक की आच्छादक फलन में सह प्रांत परिसर के बराबर होता है या परिसर सह प्रांत के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स यदि एफ इनवर्स एक एक की आच्छादक फलन है तो एफ इनवर्स का परिसर क्या होगा, एफ इनवर्स का परिसर होगा एफ इनवर्स का सह प्रांत यानी ए, और ए हमारा क्या है, एफ का प्रांत है, एफ का प्रांत है। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा अच्छे से। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आपको आए तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें अच्छे से, तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रतिलोम फलन के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो फ्रेंड्स उस टॉपिक पे जाने से पहले हम बात करते हैं कि किसी फलन को एक एक की आच्छादक सिद्ध कैसे करें, ठीक है ना भाई, कैसे हम दर्शाएं कि फलन एक एक की आच्छादक है। क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है 1.2 एक्सरसाइज में, उन क्वेश्चन में आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि फलन एक एक की भी है और आच्छादक भी है। तो उस टाइम क्या तरीका काम में लेंगे, देखो हम अब समझेंगे आगे कि भाई फलन को एक एक की सिद्ध कैसे करें और आच्छादक सिद्ध कैसे करें, और उसके बाद हम चलेंगे प्रतिलोम फलन के गुणधर्म पे, ठीक है ना। तो देखो एक एक ही आच्छादक सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको फलन क्या करना है, एक एक ही अलग सिद्ध करना है और आच्छादक अलग सिद्ध करना है, 2 पार्ट में करना है। यदि फलन एक एक ही भी हो जाए और आच्छादक भी हो जाए तो कंबाइंड रूप से फलन हो जाएगा एक एक ही आच्छादक, ठीक है। तो देखो एक एक ही सिद्ध कैसे करेंगे, आपको फलन मिलेगा कि भाई फलन ए से बी में है, आर से आर में है, जेड से जेड में, ठीक है ना, और आपको फलन की वैल्यू भी देगा y बराबर एफ एक्स आपका जो फलन है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है ना, फलन कहाँ से कहाँ जा रहा है, फलन की वैल्यू क्या है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हम एक एक ही सिद्ध करने के लिए मानेंगे, माना x1 x2 बिलोंग्स टू ए, यानी फलन ए के प्रांत में 2 अवयव पड़े हैं x1 और x2, ठीक है। और उसके बाद हम ज्ञात करेंगे fx1 और fx2 ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। ज्ञात करने के बाद क्या करना है, उसके बाद आपको 2 थ्योरम्स हैं उनको आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। पहली क्या है, पहली क्या कहती है कि fx1 बराबर fx2 ले, तो दिस इम्प्लाइज x1 बराबर x2 होना चाहिए फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए। दूसरी थ्योरम कहती है x1 डज नॉट इक्वल टू x2, तो fx1 डज नॉट इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। तो देखिए बात करते हैं पहली थ्योरम की कि एक एक ही प्रूव करते हैं, तो ये थ्योरम कैसे सिद्ध करेगी कि फलन एक एक ही है। तो देखो ये हमने फलन लिया x1 x2 fx1 fx2, तो देखिए f प्रांत और ये सह प्रांत, तो देखिए fx1 fx2 हमारे क्या हो गए, प्रतिबिंब हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यदि कोई फलन y बराबर fx है तो उसमें x की वैल्यू यदि x1 रखोगे तो fx1 मिलेगा और वो हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। x2 रखोगे तो fx2 मिलेगा, वो भी क्या होगा, प्रतिबिंब। यानी जब किसी फलन में प्रांत में से वैल्यू रखी जाएगी तो वो फलन की जो वैल्यू आएगी, चाहे fx1 आए fx2 आए, चाहे 3 4 2 5 कुछ भी आए, वो सारा का सारा हमारा क्या जाएगा, प्रतिबिंब में जाएगा, ठीक है। तो x1 का fx1 से संबंध है और x2 का fx2 से। तो देखो ये थ्योरम हमारी क्या कहती है, ये थ्योरम कहती है कि ये दोनों बराबर होने पर भी ये दोनों बराबर, यानी ये दोनों बराबर होने पर ये दोनों भी बराबर हो। कहने का मतलब है, बराबर होने का मतलब है कि यदि ये दोनों बराबर है यानी ये दोनों एक ही अवयव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना भाई, ये दोनों बराबर यानी ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक ही अवयव। तो मेरे भाई x1 और x2 भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, यानी ये दोनों भी मिलके एक अवयव बनाएंगे, तभी तो एक का संबंध किससे आएगा, एक से आएगा, ठीक है ना भाई। अब यदि ऐसा हो जाता कि fx1 तो आप fx2 के बराबर ले रहे हो और x1 डज नॉट इक्वल टू x2 ले रहे हो, तो देखो उस स्थिति में क्या होता है, ठीक है ना। इस थ्योरम के अपोजिट हमने लिया कि बराबर नहीं लेंगे। तो देखो ये तो पता है ना भाई, एक एक ही सिद्ध कैसे करते हैं कि दोनों तरफ एक का संबंध एक से होना चाहिए, ठीक है ना, दोनों तरफ एक का संबंध एक से ही होना चाहिए। तो देखो यहाँ तो हमने देखा कि ये दोनों एक होंगे तो ये दोनों को भी एक होना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अब देखते हैं इस कंडीशन में क्या होता है कि ये दोनों तो हमने बराबर लिया, ठीक है ना, fx1 और fx2, यानी ये दोनों एक ही अवयव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन x1 डज नॉट इक्वल टू, x1 अलग है और x2 अलग है, लेकिन हमने तो पढ़ा इसका संबंध भी इससे और इसका संबंध भी इससे है, ठीक है ना भाई, fx1 से है और इसका fx2 से है और ये दोनों एक ही अवयव है तो इन दोनों का संबंध एक ही अवयव से हो जाएगा। तो देखो बहुतों का एक से संबंध हो गया और जब बहुतों का एक से हो जाता है तो फलन क्या कहलाएगा, बहुएकी। क्या कहलाएगा भाई, बहुएकी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यदि fx1 बराबर fx2 है तो x1 बराबर भी क्या होना चाहिए, x2 ही होना चाहिए, तो फलन एक एक ही है। यदि आपने अलग अलग ले लिए तो फलन क्या हो जाएगा, बहुएकी। तो देखिए
इसे आप ज़्यादा याद रखें क्योंकि यही आरबीएससी में ज़्यादा काम में आती है और यही हम काम में लेने वाले हैं, ठीक है ना, यही थ्योरम को। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड कहते हैं कि x1 डज नॉट इक्वल टू x2, यानी x1 और x2 बराबर नहीं है, ठीक है। दूसरी थ्योरम की बात कर रहे हैं कि x1 x2 बराबर नहीं है, तो मेरे भाई fx1 भी fx2 के बराबर नहीं होने चाहिए, यानी ये दोनों भी अलग अलग होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि एक ही क्या कहता है, या तो एक का संबंध एक से हो, या फिर परिभाषा क्या थी, भिन्न भिन्न अवयवों के लिए भिन्न भिन्न प्रतिबिंब विद्यमान हो। तो देखो यहाँ दो भिन्न भिन्न अवयव x1 x2 हो गए और उनके लिए दो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो गए x1 fx1 और fx2। देखो भिन्न भिन्न ही तो, दोनों बराबर नहीं है तो दोनों क्या हो जाएंगे, भिन्न भिन्न हो जाएंगे, ठीक है ना भाई। तो x1 का fx1 से और x2 का fx2 से, तो एक का संबंध एक से दोनों तरफ, तो फलन क्या हो जाएगा, एक एक ही। क्या हो जाएगा, एक एक ही। अब बात करते हैं कि यदि हम ले ले x1 डज नॉट इक्वल टू x2, लेकिन fx1 बराबर आ जाए fx2, fx1 बराबर आ गया fx2, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, तो देखो x1 x2 तो दोनों अलग अलग लिए हमने, ठीक है ना भाई, दोनों बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों बराबर हो गए तो ये दोनों एक अवयव को प्रदर्शित करेंगे। और मेरे भाई दो का संबंध एक से, यानी बहुतों का संबंध एक से, तो फलन हो जाएगा बहु एक ही। तो इसलिए ये वाले केस नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सबसे पहले एक एक ही सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, x1 x2 ए में मानेंगे, fx1 fx2 की वैल्यू याद कर लेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम को हम प्रूव करेंगे कि भाई fx1 fx2 तो हम अपनी तरफ से बराबर रखेंगे, fx1 और fx2 हम बराबर रखेंगे, तो देन तब आना क्या चाहिए, x1 बराबर x2, यानी fx1 के बराबर fx2 को रखने पर यदि x1 बराबर x2 आ रहा हो तो फलन हो जाएगा एक एक ही, ठीक है ना। इसी प्रकार x1 बराबर x2 नहीं लेने पर fx1 भी fx2 के बराबर नहीं आ रहा हो तो फलन क्या हो जाएगा भाई, एक एक ही, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि आच्छादक सिद्ध कैसे करना है, ठीक है ना। एक के लिए तो क्या प्रूव करना ही है, बाकी आप क्वेश्चन जब करोगे तो क्वेश्चन से आपका धीरे धीरे और अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट ऐसे होते हैं, पहली बार में आपको समझ नहीं आता, ठीक है ना, दूसरी बार आप पढ़ोगे तो थोड़ा और अच्छे से आते हैं, तीसरी बार पढ़ने पर अच्छे से आते हैं। तो तभी मैं बोलता हूँ वीडियो को बार बार देखें, रिपीट करके, यदि कोई आपको परेशानी हो। और कुछ बेसिक कंसेप्ट ऐसे भी होते हैं, ठीक है ना, हमको कम समझ में आए, दूसरी बार भी कम समझ में आए, लेकिन जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो क्वेश्चन करते समय हमको धीरे धीरे वो सब समझ में आने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें। अब बात करते हैं फलन को आच्छादक कैसे सिद्ध करें। देखिए जी, आच्छादक सिद्ध करने का बहुत सिंपल तरीका है। आच्छादक फलन होता क्या है वैसे, तो आच्छादक होता है कि सह प्रांत में कोई अवयव खाली नहीं बैठे, यानी सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, ठीक है ना। सह प्रांत में कोई अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जो खाली रह जाए, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन आपको देगा फलन ए से बी में है और फलन का सूत्र देगा y बराबर एफ एक्स। तो हमने माना फलन का सूत्र क्या मान ले, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, जो y बराबर एफ एक्स है आपको x प्लस बी रूप में दिया है, ठीक है ना, ठीक है, मान रहे हैं, बाकी कुछ भी दे सकता है, लेकिन जो आच्छादक प्रूव करने का तरीका है वो यही रहेगा, ठीक है ना, जो प्रोसेस है पूरा यही का यही रहेगा। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, हम लिखेंगे y बराबर ए एक्स प्लस बी और यहाँ से हम x की वैल्यू याद करेंगे, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो, अब हम देखेंगे कि भाई y x किस में होगा, a में होगा, और y किस में होगा, b में होगा, ठीक है ना। पता है ना आपको कि x तो x की वैल्यू ऐसे रखते हैं, वैल्यू y कहाँ मिलेगा, b में मिलेगा, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, b के y का मान b में से प्रत्येक अवयव को यहाँ रख के चेक करेंगे, ठीक है ना भाई। अब देखो ऐसा नहीं है कि r दे रखा हो, अनंत संख्याएं दे रखी हो तो आप अनंत संख्या को चेक करोगे, नहीं। आप एक आइडिया लोगे कि भाई b में से y का मान लेने पर x का कुछ तो मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना भाई। ध्यान से सुनेगा कि y का मान b में से आप चेक करोगे कि भाई y का मान जब b में से लिया जाएगा तो x का कुछ ना कुछ तो मान आना चाहिए। यदि कुछ ना कुछ मान आ रहा है तो हम कह सकते हैं y के प्रत्येक मान के लिए x में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत a में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए फलन क्या होगा भाई, आच्छादक होगा, ठीक है ना भाई। तो याद रखिएगा, बहुत सिंपल तरीका आच्छादक प्रूफ करने का, कुछ नहीं करना, आपको जो फॉर्मूला देगा फलन का उसमें से और उसको y के बराबर रखना है और वहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। और जब x की वैल्यू आ जाए तब आप देखोगे कि y का मान रखने पर यदि x का कुछ ना कुछ तो मान आ रहा है, ठीक है ना, तो फलन क्या होगा, आच्छादक। लेकिन ऐसा हो जाए कि y का मान कुछ बिंदुओं पर y का मान रखने पर
कुछ बिंदुओं पर y का मान रखने पर आपको x का मान जो मिलेगा वो a में नहीं हो, ठीक है ना भाई। x के जो मान आए ना वो a में होने भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके x की वैल्यू y का मान कुछ आपने रखा और x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई और 4 आपके समुच्चय में है ही नहीं, प्रांत में है ही नहीं, तो उस कंडीशन में आप बोलोगे कि भाई y के उस वैल्यू के लिए x की वैल्यू a में विद्यमान नहीं है, तो फलन आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिलोम फलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन, कि भाई प्रतिलोम फलन के क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है। तो इसमें नंबर फर्स्ट गुणधर्म है कि एक एक ही आच्छादक फलन का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। कहने का मतलब है कि यदि कोई एक एक ही आच्छादक फलन है और उसका आप इन्वर्स लो, देखो वैसे तो फलन एक एक ही आच्छादक ही होना चाहिए तभी उसका इन्वर्स निकलेगा, तो यदि किसी फलन का आप इन्वर्स ले रहे हो, प्रतिलोम बना रहे हो, तो वह जो प्रतिलोम फलन आपके पास आएगा वो केवल एक ही प्रकार का होगा, एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि किसी फलन का आप दो दो तीन तीन प्रतिलोम फलन बना दो, ठीक है ना भाई। तो देखो अब इस बात को प्रूव कैसे करेंगे, तो देखो प्रूव करने के लिए हमने माना f कोई a से b में एक एक ही आच्छादक फलन है, ठीक है ना भाई। और हमने माना f के प्रांत में कोई एलिमेंट या कोई अवयव x है और सहप्रांत में कोई अवयव y है, ठीक है ना भाई। अब यदि f में x रखेंगे, हमने माना x का संबंध y से है, ठीक है ना। हमने क्या माना कि भाई जब फलन में x रखा जाएगा तो फलन की वैल्यू कितनी आएगी, y आएगी, ठीक है ना भाई। आप सीधा लिख सकते हो y बराबर fx, ठीक है। अब यदि, ठीक है ना, अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मानेंगे भाई f के दो दो इन्वर्स विद्यमान है, ठीक है ना। तो यदि संभव हो तो माना f के दो प्रतिलोम फलन है, ठीक है ना भाई, ठीक है। वैसे तो होगा नहीं, तो देखो संभव हो तो हमने मान के चलेंगे कि भाई कि f के दो अलग अलग प्रतिलोम फलन है, ठीक है ना भाई। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं। हमने माना कि f1 इन्वर्स और एक फलन है और दूसरा f2 इन्वर्स है, ठीक है ना। अब देखो f a से भी जा रहा है तो बाकी के कहाँ से आएंगे, b से की ओर ही जाएंगे, ठीक है ना भाई। अब मेरे को बताओ f1 इन्वर्स तथा f2 इन्वर्स की बात कर लेता हूँ एक बार। तो देखो दोनों के प्रांत सहप्रांत सेम है क्या नहीं, दोनों के प्रांत और सहप्रांत सेम है, ठीक है। अब बताओ f1 इन्वर्स का प्रांत b है, b में से आपने वैल्यू y रखी और आपकी वैल्यू क्या मिलेगी, ठीक है ना, प्रांत में a में x मिलेगी, ठीक है ना। और f2 में जब आपने y रखा प्रांत में से अवयव तो आपको मिला x मिला। तो देखो यहाँ पे दोनों फलन क्या हो गए, बराबर हो गए ना। हमने तो क्या मानने हैं, अलग अलग मानने हैं, तो हम क्या करेंगे, माना इसका संबंध x1 से और इसका x2 से है। यदि आप दोनों में x मान लोगे तो भाई दोनों के प्रांत से प्रांत समान है और दोनों में एक ही बात हो रही है, तो दोनों फलन तो वैसे समान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपने दोनों फलन अलग अलग माने और अलग अलग दर्शाने के लिए मैंने बोला कि भाई इसमें y रखने पर तो x1 आएगा और इसमें y रखोगे तो आपका x2 आएगा, ठीक है ना। अब देखो कि भाई f इनवर्स y, f1 इनवर्स y के बराबर कितना आ रहा है, x1, और f2 इनवर्स y कितना आ रहा है, x2, ठीक है ना। f1 में रखने पर x1 मिलता है और f2 में y रखने पर x2 मिलता है। तो फ्रेंड्स क्या इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको यदि इधर ले जाए तो बताइए क्या आएगा, f इनवर्स इधर गया तो f हो जाएगा और बराबर में कितना बचेगा, y, और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x1 इधर सॉरी x2, ठीक है। इधर जाएगा तो fx1 और इधर जाएगा तो fx2 बराबर y। अब वो कोई आपके मन में आ रहा होगा सर जी इसका f1 f2 क्यों नहीं लिखा, ठीक है ना भाई। तो देखो f1 f2 क्यों नहीं लिखा, सुनिए बात को, कि f का प्रतिबिंब क्या है, f इनवर्स है, यानी f का तो उल्टा f1 इनवर्स है, तो f1 इनवर्स का उल्टा तो f ही तो होगा ना भाई। सोच के देखो f का उल्टा या f का विपरीत f1, तो f1 का विपरीत ही है, यानी f का प्रतिलोम लेने पर यह आएगा और इसका प्रतिलोम लेने पर f आ जाएगा। इसी प्रकार f का प्रतिलोम f2 और f2 का प्रतिलोम कितना, f आ जाएगा, ठीक है ना भाई। अब देखो दोनों किसकी वैल्यू है, ये दोनों y की वैल्यू है, और ये दोनों y की वैल्यू है, तो y fx1 के बराबर है और y fx2 के बराबर है, मतलब ये y इसके भी बराबर y इसके भी बराबर, तो ये दोनों वैल्यू समान होंगी, fx1 बराबर fx2 होगा। और चूंकि फलन कैसा है, चूंकि फलन f, ये जो हमारा फलन f हमने लिया था, फलन कैसा था हमारा, एक एक ही आच्छादक था। तो फ्रेंड्स यदि फलन एक एक ही आच्छादक है तो उसमें क्या होगा, fx1 बराबर लेने पर क्या आएगा,
अभी बात की थी हमने x1 बराबर x2 आएगा, आएगा नहीं आएगा। और मेरे को बताइए यदि x1 बराबर x2 आएगा तो x1 किसके बराबर है, f1 इनवर्स y के, और x2 किसके बराबर है, f2 इनवर्स y के। तो देखो हमने x1 x2 की वैल्यू यहाँ से रखी और हमने प्रूव किया कि जो दोनों फलन हमने अलग अलग प्रतिलोम फलन माने थे, ठीक है ना, फलन f के हमने यदि संभव हो तो, मैंने इसीलिए लिखा होता नहीं है, ठीक है ना, तो हमने माना संभव हो तो कि f के दो प्रतिलोम फलन f1 और f2 है, ठीक है ना, f1 इनवर्स और f2 इनवर्स है, और ये दोनों लास्ट में क्या आ गए, सेम आ गए। और सेम आने का मतलब है कि ये दोनों फलन एक ही है। तो इससे सिद्ध होता है कि भाई f का प्रतिलोम एक ही होगा, अद्वितीय ही होगा, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट गुणधर्म है नंबर सेकंड, यदि f a से b में एक ही आच्छादक फलन है तथा f इनवर्स b से a f का प्रतिलोम फलन है, तो f का संयुक्त फलन f इनवर्स के साथ बराबर i b होगा, और f इनवर्स का संयुक्त फलन f के साथ i a होगा, जहां i a और i b तत्समक फलन है, ठीक है जी। तो आइए लिखते हैं, b से b में तो i b लिखते हैं, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, x होता है, ठीक है ना, हमने बात की थी। तो फ्रेंड्स तो इसको प्रूव करते हैं, तो वो कैसे करेंगे, तो माना कोई फलन f है और वो फलन हमारा एक एक ही आच्छादक, एक एक ही आच्छादक है, ठीक है जी। अब f इनवर्स कहाँ जाएगा, b से एक ही और, ठीक है। अब हमने माना f के प्रांत a का कोई एलिमेंट a है, ठीक है जी, और सहप्रांत b का एलिमेंट या कोई अवयव b है, ठीक है। अब माना फलन में a रखने पर आपको फलन की वैल्यू मिलती है b, यानी फलन f में x की वैल्यू a में से रखी हमने a, तो आपको क्या मिला, b में से b मिला, यानी a का संबंध किससे है मेरे भाई, b से है, ठीक है। अब यदि f a बराबर b है तो f को इधर लेके जाए तो f इनवर्स बराबर कितना आ जाएगा, f इनवर्स b बराबर a आ जाएगा, ठीक है ना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं इन दोनों की, इसकी और इसके, ठीक है। तो देखो ये दोनों क्या होंगे, तो फ्रेंड्स सबसे पहले एफ ओ एफ इनवर्स, ठीक है, सबसे पहले हम याद करेंगे एफ ओ एफ इनवर्स। तो एफ ओ एफ इनवर्स, तो मेरे को सबसे पहले आप ये बताइए एफ ओ एफ इनवर्स का प्रांत और सहप्रांत क्या होगा, बताइए। देखिए मैंने आपको बताया था एफ ओ एफ इनवर्स का प्रांत और सहप्रांत कैसे निकालते हैं किसी भी संयुक्त फलन का। सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करेंगे, एफ इनवर्स का प्रांत सहप्रांत क्या है, बी से ए की ओर है, ठीक है ना, एफ इनवर्स का बी से ए की ओर है। उसके बाद एफ का लिखेंगे, रफ में करते हैं सारा काम, है ना। एफ का क्या है, ए से बी है, और फिर मैंने बोला यदि ये दोनों कॉमन है तो फलन परिभाषित होकर फलन कहाँ से कहाँ जाएगा, बी से पी की ओर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो एफ ओ एफ इनवर्स, तो देखिएगा ओ की जगह ब्रैकेट लगा देते हैं और एफ इनवर्स, ठीक है। अब मेरे को बताओ यहाँ वैल्यू किसकी में से रखनी है आपको, एफ ओ इनवर्स का प्रांत क्या है, बी है, इस फलन का प्रांत है बी, और बी में वैल्यू हमारे पास है बी, तो स्मॉल बी हम रखेंगे जैसे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा एफ बी, और एफ इनवर्स बी का मान, चलो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन सेकंड देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो मेरे भाई एफ इनवर्स बी का मान समीकरण 2 से कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इस पूरे का मान हो गया ए, किससे, समीकरण 2 से, और एफ ए का मान कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा समीकरण 1 से। तो देखो हुआ क्या, एफ ओ एफ इनवर्स में हमने रखा बी, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमने क्या रखी थी यहाँ पे, बी रखी थी नहीं रखी थी, तो बी रखी थी, हमको बी मिला, यानी जो रखा वही मिल गया। और यानी इसे ऐसा ही कुछ होता है तत्समक फलन भी, तत्समक फलन में भी क्या होता है कि यदि x की वैल्यू 1 रखोगे 1 मिलेगा, 2 रखोगे 2 मिलेगा, 3 रखोगे 3 मिलेगा, ठीक है ना। तो b रखने पर b मिला, ठीक है ना, तो आपस में एक दूसरे के जब देखो जो रखने पर जो ही मिले, कहने का मतलब ये है तत्समक फलन वह फलन होता है जिसमें x की वैल्यू आप जो भी, यानी प्रांत के प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं से होता है, ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब ये हो गया यदि आपने b रखा तो b मिल गया आपको, ठीक है ना, दोनों सेम मिले, तो इसका मतलब हो गया ये फलन कैसा है आपका, तत्समक फलन है, कैसा है, तत्समक फलन, ठीक है ना। 3 रखते तो 3 मिलता, यदि कोई वैल्यू 10 होती तो 10 मिलता, ठीक है ना, सीधी सी बात है ये तो देखो इसको हम लिख सकते हैं आई बी, क्यों आई बी क्यों लिखा, क्योंकि एफ ओ एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ है, बी से बी में है, तो इसको आई बी लिख देंगे, ठीक है ना भाई। इसी प्रकार अब हम निकालते हैं एफ इनवर्स ओ एफ, एफ इनवर्स ओ एफ, तो देखो एफ इनवर्स ओ एफ कहाँ से कहाँ परिभाषित होगा, बताइए। तो एफ इनवर्स ओ एफ कहाँ से कहाँ परिभाषित होगा, फटाफट बोलिएगा, ए से ए की ओर, ठीक है ना। आपको कैलकुलेट करना है कि कैसे आया, ठीक है ना, मैं बता चुका हूँ। तो अब इसकी जब वैल्यू हम ज्ञात करेंगे तो देखो कितना आएगा, एफ इनवर्स ओ, एफ की वैल्यू कितनी है भाई, एफ की वैल्यू हमारे पास, सॉरी एफ की वैल्यू नहीं, एफ में मान रखना है हमको, तो एफ इनवर्स ओ एफ
एफ इनवर्स हो, एफ का प्रांत कितना है, ए है, ठीक है, और प्रांत में ए में से वैल्यू कितनी रखेंगे हम, ए रखेंगे, ठीक है। समीकरण 1 से एफ ए की वैल्यू कितनी है, बी है, और एफ इनवर्स बी की वैल्यू कितनी है, ए है। तो फ्रेंड्स यहाँ भी हमने हुआ क्या कि हमने रखा था ए, क्या रखा था, ए, और हमको मिला क्या, ए, तो ए रखने पर ए मिल गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी हो रही है, यानी x की वैल्यू हम 5 रखेंगे तो 5 ही मिलेगा, 20 रखेंगे तो 20 मिलेगा, और ऐसा होता है तत्समक फलन में, और तत्समक फलन आई होता है। और एफ इनवर्स ओ एफ कहाँ से कहाँ परिभाषित है, एफ इनवर्स ओ एफ हमारा ए से ए में परिभाषित है, तो इसको लिख देंगे हम आई ए, तो हैंस प्रूव हो गया, ठीक है भाई। तो फ्रेंड्स नंबर 3 है एककी आच्छादक फलन का प्रतिलोम भी एककी आच्छादक होता है, ठीक है ना भाई, कि यदि कोई फलन एककी आच्छादक है तो आप उसका प्रतिलोम फलन बनाओगे तो वो भी कैसा आएगा, एककी आच्छादक। इसकी बात हमने पहले ही कर ली थी प्रतिलोम फलन के अंदर जब हमने एग्जाम्पल लिया था। तो देखो कोई नहीं, फिर से देखते हैं कि कोई फलन f a से b में परिभाषित है और फलन कैसा है, एककी आच्छादक है, ठीक है ना, एक का संबंध एक से दोनों तरफ और सैपरांत में कोई अवयव खाली नहीं है। तो देखो जब आप इसका एफ इनवर्स बनाओगे बी से हो जाएगा, यहाँ आएगा b1 b2 और b3, और यहाँ a1 a2 और a3। तो फ्रेंड्स देखिएगा b1 का पूर्व प्रतिबिंब क्या था, a2, और b2 का कितना था, a1 था, और b3 का a3। तो हमने देखा कि ये फलन एककी आच्छादक लिया था और ये फलन भी हमारे पास कैसा आया, एककी आच्छादक, क्यों, दोनों तरफ एक का संबंध एक से है और सैपरांत में एक भी अवयव ऐसा नहीं है जिसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में ना हो, ठीक है। तो सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब है, तो हम बोलेंगे फलन, यदि कोई फलन एककी आच्छादक है तो उसका एफ इनवर्स भी क्या आएगा, एककी आच्छादक आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स नंबर 4 गुणधर्म है यदि f तथा g दो एककी आच्छादक फलन है तथा गोफ परिभाषित हो तो गोफ का इनवर्स f का इनवर्स और g के इनवर्स के संयुक्त फलन के बराबर आएगा, ठीक है। तो गोफ इनवर्स को f इनवर्स ऑफ g इनवर्स के बराबर सिद्ध करना है। तो देखो कैसे करेंगे, कैसे प्रूव है इसका। माना f कोई फलन है a से b में परिभाषित है और f इनवर्स कहाँ से कहाँ हो जाएगा, फिर b से a में हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यदि कोई फलन g है, माना कोई फलन g b से c में है तो g इनवर्स कहाँ से कहाँ जाएगा, c से b में जाएगा, ठीक है ना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यदि मैं बात करूँ गोफ की, तो गोफ कहाँ से कहाँ जाएगा, चलो बताइए गोफ कहाँ से कहाँ जाएगा। पहले f लिखोगे, f कहाँ से कहाँ जा रहा है, a से b, फिर g लिखेंगे, g कहाँ से कहाँ जा रहा है, b से c जा रहा है, तो दोनों सेम हो गए, ठीक है ना। तो फलन परिभाषित है, फलन जाएगा a से c की ओर। तो फ्रेंड्स अब गोफ इनवर्स कहाँ जाएगा, फिर c से a की ओर जाएगा, उल्टा जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए आगे चढ़ते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हमने माना कि a कोई अवयव समुच्चय a में है, स्मॉल b कोई अवयव समुच्चय b में है और c कोई समुच्चय c में है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं गोफ की, ठीक है। तो देखो गोफ की बात करने से पहले चलो एक बार हम डायग्राम से समझते हैं इसको हो क्या रहा है यहाँ पे। तो देखिए हमने माना ए बी सी, ए रखने पर बी आएगा, बी रखने पर सी। कहने का मतलब यह है कि जब फलन एफ में रखेंगे तो बी आएगा और फलन जी में बी रखेंगे तो सी आएगा, यानी जब एफ में ए रखा जाएगा तो हमारे पास आएगा बी। तो एफ इनवर्स बी कितना हो जाएगा भाई, एफ इनवर्स बी कितना हो जाएगा, एफ इनवर्स बी हो जाएगा ए। इसी प्रकार यदि जी में बी रखा जाए तो कितना आएगा, जी में बी रखने पर सी आ रहा है, और तो जी इनवर्स से सी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब अपन सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करें गोफ की। तो गोफ हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, हमारा गोफ कहाँ है, ये रहा, गोफ जा रहा है ए से सी की ओर। और गोफ की वैल्यू यदि निकालना हो तो गोफ की वैल्यू कितनी आएगी, देखिएगा इधर, जी ओ की जगह ब्रैकेट एफ। अब देखो गोफ का प्रांत ए है, ए में से वैल्यू हमने रखेंगे, ए में से हमने वैल्यू रखी ए, स्मॉल ए, तो ये एफ ए हो गया, ठीक है जी। और एफ ए की वैल्यू कितनी है, एफ ए की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, ठीक है ना। एक काम करो, इनको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड फोर्थ दे दो, ठीक है। चलो इक्वेशन में नहीं दे रहा, आप अपने हिसाब से देना चाहो तो दे सकते हो। एफ ए बराबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से एफ ए बराबर बी, और जी बी कितना हो जाएगा, जी बी बराबर कितना हो जाएगा, सी। तो हमने देखा जब गोफ में हमने वैल्यू रखी ए तो कितना आया भाई, सी आया, कितना आया, सी आया। और तो गोफ को इधर लेके जाए तो गोफ इनवर्स हो जाएगा, गोफ को इस पूरे गोफ को इधर लेके जाए तो गोफ इनवर्स सी हो जाएगा, बराबर में कितना आएगा ए। तो ध्यान दीजिएगा गोफ
ठीक है ना, गोफ ऐसे सी था, हमने गोफ की वैल्यू निकाली, फिर गोफ इन्वर्स की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। और गोफ इन्वर्स कहाँ से कहाँ जाएगा अभी हमको पता है भाई, बताइए, गोफ इन्वर्स जाएगा हमारा सी से ए की ओर, ठीक है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसकी, तो देखिएगा एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स की बात करते हैं। तो एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे जी इन्वर्स का। तो देखो जी इन्वर्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, सी से बी की ओर जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद एफ इन्वर्स कहाँ जा रहा है, बी से ए की ओर। तो फ्रेंड्स ये दोनों सेम हो गए, तो फलन हमारा जाएगा सी से ए की ओर, सी से ए की ओर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू याद करते हैं, तो देखिए एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स इक्वल टू एफ इन्वर्स जी इन्वर्स। तो बताइए इसका प्रांत सी है, तो सी में से वैल्यू हमने रखी सी, और जी इन्वर्स से सी की वैल्यू यहाँ से देखिए कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी, ठीक है। और एफ इन्वर्स बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से ए हो जाएगी। तो फ्रेंड्स एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स में, एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स में हमने वैल्यू रखी सी, हमको मिला ए, ठीक है। तो देखो अब बात करते हैं, इसकी तुलना करते हैं और इसके करते हैं हमारे इसकी, ठीक है। चलो यहाँ से हटाओ इसको। तो हमने देखा कि यहाँ गोफ इन्वर्स का प्रांत बराबर एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स का प्रांत, दोनों का प्रांत कितना है भाई, चेक करिए। गोफ इन्वर्स का प्रांत कितना है, सी है, और एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स का प्रांत कितना है, ये रहा सी है, ठीक है। तो दोनों का प्रांत कितना है, सी है, और दोनों का सह प्रांत कितना है, ए। तो दोनों के प्रांत सह प्रांत सेम है। इसी प्रकार गोफ इन्वर्स का सह प्रांत इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स का सह प्रांत कितना है, देखो ये तो शायद प्रांत तो हमारा सी है, ठीक है, प्रांत हमारा सी है, और सह प्रांत कितना है, ए है, ठीक है। बाई मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। तीसरा नंबर थर्ड है कि गोफ इन्वर्स इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स इक्वल टू ए, दोनों की वैल्यू भी कितनी आ रही है, ए। तो देखो जी, जब दो फलन के प्रांत समान हो, सह प्रांत समान हो, दोनों के मान भी समान हो, तो हम फलन क्या बोलेंगे, तुल्य है। तो हम कह सकते हैं इसलिए गोफ इन्वर्स तथा एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स तुल्य है, ठीक है। इसलिए गोफ इन्वर्स इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स, ठीक है जी, इति सिद्धम हैंस प्रूव। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 के उदाहरण यानी एग्जाम्पल और कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो में कोई दिक्कत हो तो वीडियो को बार बार देखें, ठीक है ना भाई। यदि आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही हो तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th कोर्स, तो देखो फ्रेंड्स मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे। तो फ्रेंड्स यदि आपको ऑडियो और वीडियो से संबंधित शिकायत हो तो देखो अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी मैं दूर नहीं कर सकता, मैं कैसे ना कैसे जुगाड़ से ये सारा काम चल रहा है, पूरा का पूरा सेटअप जुगाड़ से है, ठीक है ना। तो हो सकता है ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वीडियो में भी आ सकती है, ठीक है ना। तो बने रही है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे आगे लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद कि पूरा सेटअप तुरंत नया लेके आए और बढ़िया हमारा ऑडियो वीडियो दोनों ही बढ़िया रिकॉर्ड हो, ठीक है फ्रेंड्स।